बेसिकली इंटरव्यू जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो आपकी सीवी में चीज़ें देखता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ उसमें इंक्लूड, जो आपने स्किल्स लिखे हुए हैं वो बेसिकली उन स्किल्स को क्वेश्चन करता है कि अगर आपने ये स्किल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो आपने स्किल में कोई प्रोजेक्ट बनाया है। अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर करें, अपनी गिटहब प्रोफाइल को बेहतर करें। मुझे तो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी रहा है मेरे लिए, क्योंकि आरपी सॉफ्ट यहाँ से अगर देखें तो कुछ 25-27 किलोमीटर भी दूर है। तो उसकी हाइब्रिड टाइमिंग ने मुझे काफ़ी उन चीज़ों से भी बचाया कि सफ़र मेरा काफ़ी कम हो गया। बेसिकली सीवी में आपने वही चीज़ लिखनी है जिसमें आपने पहले से काम किया हुआ है या उसमें कुछ हद तक आपकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 या 2 मरतबा उस चीज़ में काम किया हुआ है तो फिर उसको सीवी में लिखना आपके लिए ही मसले का बायस बन सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह के करते हैं उसमें से। उसके अलावा टेक्निकली अगर मैं देखूँ, जो टीम लीड जो मुझे मिले थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। डीप लर्निंग में मैं शायद पहले इतना अच्छा नहीं था, वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई। ये है कि आपको एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है, आपको ये पता चलता है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स किस तरह हो रहे हैं। लंच हमारा फ्री था, अगर हम वर्क फ्रॉम ऑफिस करते थे तो हमें लंच प्रोवाइड किया जाता था। रोज़ का एक मेन्यू होता था और उस मेन्यू की, और हम लोग भी अक्सर ये करते थे कि हम मेन्यू देखते थे और फिर हम वर्क फ्रॉम ऑफिस जाते थे, वरना हम वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहे होते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला याकूब है और मैं कंप्यूटर साइंस सेशन 2020 से हूँ। और मैंने हाल ही में लास्ट सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशिप की है आरबी सॉफ्ट में एज एन मशीन लर्निंग इंटर्न। तो चलिए, अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले, जिस तरह हर जॉब का एक प्रोसेस है उस तरह ही इंटर्नशिप्स के भी प्रोसेस होते हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी सीवी उनके एचआर को मेल करनी होती है, और उसकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप लोगों को एक मेल आती है जिसमें आपने एक टेस्ट, एक ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट होता है जिसको आपने क्लियर करना होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो जॉब का भी प्रोसेस कुछ इसी तरह का होता है और आरबी सॉफ्ट का इंटर्नशिप का प्रोसेस भी कुछ नहीं होता है। और फिर फर्दर सीवीज़ की स्क्रीनिंग के बाद उसके एक टेस्ट की स्क्रीनिंग की जाती है। उस स्क्रीनिंग के बाद आपके टोटल 2 टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं और एक एचआर का इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपको कंफर्म किया जाता है कि आपकी इंटर्नशिप हो गई है या नहीं हुई। तो जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है उसमें प्लेजरिज्म या चीटिंग वाला फैक्टर होता है? उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है और उसमें आपकी स्क्रीन शेयर होती है। उसमें आप कोई भी टैब ओपन नहीं कर सकते, और जो भी क्वेश्चन है वो आपने स्पॉन्टेनियसली वहीं पर उसका आंसर फ़ौरन करना है, क्योंकि एक टाइम लिमिट भी होती है उसमें। तो तकरीबन हर साल वो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ वेरी करते हैं। जब हमने दिया तो 30 एमसीक्यूज़ थे उसमें, तो इट वेरीज़, लेकिन उसमें स्क्रीन वगैरह शेयर होती है तो कोई भी प्लेजरिज्म या चीटिंग का कोई चांस नहीं होता। तो सही टाइम अगर हम देखें तो आप इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। आप अपने से 3rd और 4th सेमेस्टर के बाद एक समर ब्रेक आपको आती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर 5th 6th के बाद जो आपको आपके 3rd ईयर के बाद एक ब्रेक आती है फाइनल ईयर शुरू होने से पहले, आप उसमें भी इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों इंटर्नशिप्स में एक फ़र्क होता है, वो फ़र्क है जो आपने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनका एक फ़र्क है। कुछ कोर सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो वो आप सिर्फ पढ़ते हो 5th और 6th सेमेस्टर में। उससे पहले जो आप सब्जेक्ट्स पढ़े होते हो वो कोर सब्जेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन वो जेनेरिकली कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री का भी पार्ट होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी पार्ट होते हैं। तो उस टाइम पे जब आप इंटर्नशिप में अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो उसके मुताबिक आते हैं जो 4 कोर्सेज आप मेनली पढ़ रहे होते हो। आपका बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लियर होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर होना चाहिए, और आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो हर इंटरव्यू, चाहे आपका इंटर्नशिप का इंटरव्यू है चाहे आपका जॉब का इंटरव्यू है, तो ये 4 जो कोर सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, ये बहुत मैटर करते हैं कि इसके मुताबिक आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी में से इंक्लूड किए जाते हैं। और उसके बाद जब आप 5th और 6th के बाद अप्लाई करते हो तो उसमें आप कुछ कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ चुके हुए होते हो, जिसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह आ जाता है, जो कि आजकल जिसका एक बूम भी है, तो उसके क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूड किए जाते हैं। तो उस लिहाज से उस 1 साल के बाद एमसीक्यूज़ की जो नेचर है, क्वेश्चन की जो टाइप है, वो उसके मुताबिक वेरी करती है और चेंज होता है। तो लेकिन आपके बेसिक जो 4 सब्जेक्ट्स हैं अगर आप वो आपके क्लियर हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू को, चाहे वो जॉब का चाहे इंटरव्यू का। तो जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग है वो बेसिकली किस बेसिक बेसिस पे होती है, या क्राइटेरिया क्या होता है? वो जीपीए पे होती है या आपके फंडामेंटल स्किल्स पे होती है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे होती है? हर सॉफ्टवेयर हाउस के लिहाज से वो चीज़ भी वेरी करती है।
क्योंकि शॉर्ट लिस्ट जो सीवीज़ होती हैं वो एचआर शॉर्ट लिस्ट कर रहा होता है। सो बेसिकली उसके अंदर आपके जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए होते हैं वो काफ़ी मैटर कर रहे होते हैं। आपका इंटर्नशिप से पहले क्या एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पे टीएशिप की हुई है या आपने कुछ इस तरह का कुछ इफेक्टिव चीज़ की हुई है जो आपके सीवी को बूस्ट कर रही हो, तो वो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और सीजीपीए कई जगह पर मैटर करता है और कई जगह पर मैटर नहीं करता, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर हाउसेस सिर्फ टेस्ट के मार्क्स की बेसिस के ऊपर आपके बाद में शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, और सीवी की बेस के ऊपर टेस्ट हर एक का हो रहा होता है, लेकिन बाद में टेस्ट के मार्क्स की बेस पे स्क्रीनिंग की जा रही होती है। सो सीजीपीए कई जगह पे मैटर करता है और कई जगह पे नहीं करता, लेकिन मोस्टली अगर मैं कहूँ जेनेरिकली तो सीजीपीए मैटर कुछ ना कुछ हद तक करता ज़रूर है। तो 2 इंटरव्यूज उसमें कंडक्ट किए जाते हैं, वो 2 टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं और नॉन टेक्निकल इंटरव्यू आपका एचआर कर रहा होता है उस टाइम पे। सो टेक्निकल इंटरव्यू में आपके ऊप से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और डेटा बेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न, और उसके अलावा उस टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स भी रन टाइम पे सॉल्व करवाई जाती हैं। वो आपको एक आईडीई पर भी करवाई जा सकती हैं, और कुछ जो लोग हैं वो सूडो कोड की फॉर्म में भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है जो आपका इंटरव्यूअर है वो किस तरह उस इंटरव्यू को कंडक्ट करता है। लेकिन बेसिकली जिन सब्जेक्ट्स की बेस पे आपने एमसीक्यूज क्लियर किए होते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर वो कोडिंग टेस्ट भी आपका वहाँ पर होता है, और टेक्निकल इंटरव्यू में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। और जो हो जाता है जब आपका इंटरव्यू, उसके कितने अरसे बाद आपको रिस्पॉन्स ईमेल आती है? इंटरव्यू जब प्रोसेस शुरू होता है, जब आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट जब आप अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल जब आपने सीवीज उनको सबमिट करवाई हैं, तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मेल आ जाती है कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट या आपका टेस्ट इस दिन होगा। टेस्ट की मेल आती है, जिस तरह वो हर एक को आती है जो सीवी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आपका टेस्ट जब कंडक्ट होता है, टेस्ट एमसीयू टेस्ट जो ऑनलाइन होगा, वो कंडक्ट होने के कुछ 1 हफ्ते के बाद आपको मेल आएगी कि हाँ आपने टेस्ट क्लियर कर लिया हुआ है, आपके इतने मार्क्स थे, तो अब आपके फर्दर टेक्निकल इंटरव्यूज़ हैं। फिर आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर वो बताते हैं कि हमारी ये स्लॉट्स फिल्ड हैं, तो आप कब अवेलेबल हैं। आपकी अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है। तो फर्स्ट इंटरव्यू होता है, फिर आपका फर्स्ट इंटरव्यू जब क्लियर हो जाता है, फिर आपको उसके 1 हफ्ते के बाद आपकी वैल्यूएशन के बाद वो बताते हैं कि आपका सेकंड इंटरव्यू है। और जब आपका टेक्निकल सेकंड इंटरव्यू हो चुका होता है, तो 1-2 दिन में आपका एचआर के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाता है, और उसके बाद जब एचआर का इंटरव्यू खत्म होता है तो उसके 1 दिन बाद ही आपको मेल आ जाती है। लेकिन अगर थ्रू आउट प्रोसेस देखें तो ये तकरीबन 1 माह का प्रोसेस है, ये आपका सीवी सबमिट करवाने से लेकर आपके इंटर्नशिप के कंफर्म होने तक। और ये पूरी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या होती है? वेरी करता है ये भी हर सॉफ्टवेयर हाउस या हर टीम के लिहाज से। अब जब आरबी सॉफ्ट में आप लोग इंटर्नशिप करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ टीम्स हैं, डिपेंड करता है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है या आप कितना रिक्वायर करते हैं वो आपको काम करना वहाँ पर। लेकिन जेनेरिकली अगर देखा जाए तो हर सॉफ्टवेयर हाउस 2 माह से ज़्यादा इंटर्नशिप नहीं करवाता। उसकी वजह यह है कि जब प्रोसेस शुरू होते हुए आपको पहले तो 2-4 हफ्ते लग जाते हैं, उन 2-4 हफ्तों के बाद आपकी समर ब्रेक टोटल 3-3.25 माह की होती है। तो उन 3 मंथ्स को उन्होंने जब कवर करना है तो वो 2 माह का काम होता है, और उसके बाद आपकी क्लासेस होती हैं, तो तकरीबन इसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स ही कंसीडर की जाती है। देखिए, जब आप इंटर्नशिप में जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर हाउस कंसीडर किया जा रहा है, तो उसके लिए आपका आईटी बैकग्राउंड होना तो कुछ हद तक ज़रूरी है, लाजमी है। नॉन टेक्निकल फील्ड्स भी तो होती हैं, एचआर इंटर्न्स होते हैं। यस, एचआर इंटर्न्स, वहाँ पर कुछ एचआर इंटर्न्स भी थे जो हमारे साथ वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो आप नॉन टेक्निकल साइड के ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। उनका उसको वो कहते हैं पीपल ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो वो बेसिकली एचआर को ही उन्होंने थोड़ा सा फैंसी टर्म करके कहा हुआ है, पीपल ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, बिल्कुल नॉन टेक्निकल साइड पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेक्निकल साइड पर ही जाना है, यानी कि आपने एज एन एआई इंजीनियर वहाँ पर इंटर्नशिप करनी है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने इंटर्नशिप करनी है, तो फिर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BScs, BSEE और BSCE, ये 3 डिग्रीज मेन है, और BSSC, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 4 डिग्रीज बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंसीडर हो रही होती हैं। बेसिकली इंटरव्यू जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो आपकी सीवी में चीज़ें देखता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ उसमें इंक्लूड, जो आपने स्किल्स लिखे हुए हैं, वो बेसिकली उन स्किल्स को क्वेश्चन करता है कि अगर आपने ये स्किल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो आपने स्किल में कोई प्रोजेक्ट बनाया है, इफ़ यस तो हमें बताएं कि उस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या था, या आपने उसकी मोटिवेशन क्या थी उस प्रोजेक्ट को बनाने की।
तो बेसिकली सीवी में आपने वही चीज़ लिखनी है जिसमें आपने पहले से काम किया हुआ है या उसमें कुछ हद तक आपकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 या 2 मरतबा उस चीज़ में काम किया हुआ है तो फिर उसको सीवी में लिखना आपके लिए ही मसले का बायस बन सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह के करते हैं उसमें से कि फिर आप उसमें वहाँ पर फंस सकते हैं। एट द मोमेंट आपके लिए निकलना उसमें से काफ़ी मुश्किल होता है। सो जब आपका टेस्ट क्लियर हो गया उसके बाद आपकी सीवी में से क्वेश्चन होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स में से क्वेश्चन होंगे, और थ्रू आउट आपका नॉन जो आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते रहे आप यूनिवर्सिटी में, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं, उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने यहाँ पर क्या सीखा या आपने किस तरह अपना फ़र्ज़ अदा किया वहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। इंटर्नशिप करने के जो फ़ायदे हैं और नुकसानात हैं उसकी तरफ मैं चलूँ तो फ़ायदे ये हैं कि आपको एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है। आपको ये पता चलता है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स किस तरह हो रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब वहाँ पर गया तो आपके एकेडेमिया बैकग्राउंड और एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर चीज़ें एक बड़ी सिस्टमेटिक वे से चल रही होती हैं और आपको पता लगता है हाँ आपकी यहाँ पर क्या ज़िम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी के अंदर उस तरह से आपको शायद एक्सपोजर नहीं मिलता। वहाँ पर आपने टीम मैनेजमेंट के स्किल्स भी सीखने हैं, वहाँ आपने प्रोजेक्ट को एक कंप्लीट करके ही वहाँ से वापस आना है, और उसके अलावा वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ के वर्क एथिक्स आपको वो सिखाता है सॉफ्टवेयर हाउस। तो ये कुछ उसके फ़ायदे हैं। और नुकसानात की बात की जाए तो आपने एट दी एंड तो जॉब ही शुरू करनी है। डिग्री का एट दी एंड आपका मकसद ये है कि आपने जॉब वगैरह करनी है, अपना स्टार्टअप शुरू करना है। तो ऐसे जिसका कुछ नुकसान नहीं है, तो मैं सिर्फ फ़ायदे वाला रुख ही बता सकता हूँ। इंटर्न जब आप जाते हो और वहाँ पर ये है कि आर्किसॉफ्ट की जो इंटर्नशिप है वो लीडिंग टू जॉब नहीं होती। अगर आपने वहाँ पर जॉब सिक्योर करनी है तो उनका जो हायरिंग प्रोसेस है आपको वही कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ता है, लेकिन स्टाइपेंड उसका 20,000 पर मंथ है। So, how does this internship contribute to your resume enhancement? जब इंटर्नशिप करने से पहले और इंटर्नशिप करने के बाद, इंटर्नशिप करने से पहले मेरे पास डीप लर्निंग में कोई स्किल्स नहीं थे उस फील्ड पर। मुझे ये पता था डीप लर्निंग क्या, लेकिन एक रियल टाइम प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया हुआ था। रेज्यूमे के अंदर अब मैं ये चीज़ मेंशन कर सकता हूँ कि हाँ मैंने आर्किसॉफ्ट के रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जो एक क्लाइंट की तरफ से था उसके अंदर मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और मैं अब अगर जाता हूँ तो मुझे इंडस्ट्री के अंदर इंडल्ज होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं उन वर्क एथिक्स को भी जान चुका हूँ। तो मेरे सीवी में मैं ये चीज़ मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने टाइम मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर सीखी है। तो ये चीज़ उसने मुझे प्रोवाइड की है इंटर्नशिप में। Acha, so how's the work-life balance at Arbisoft and what's the overall environment? आर्किसॉफ्ट की जो टाइमिंग है सबसे पहले तो वो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 11 बजे जा रहे हैं, आप 12 बजे जा रहे हैं, आपने डेली जो है वो 8 घंटे वहाँ पर काम करना है। उससे अच्छी बात वहाँ की है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को फॉलो करते हो। आप कुछ दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो, कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम करते हो। तो बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस कर रही होती है और आपके स्किल्स को भी वहाँ पर इन्हेंस कर रही है कि आपको कोई प्रेशर बर्डन में आप काम नहीं करें, बल्कि आप इजीली बगैर किसी प्रेशर के काम करें। और दूसरी बात यह है कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिव है, वहाँ के जो टीम लीड्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है। अगर आप कहीं पर फंस भी गए हैं तो वो आपको वहाँ पर आके गाइड करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है वहाँ पर। सो वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ का काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने वहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत भी की इस मामले में कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे चल रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए उस बारे में कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस आर्किसॉफ्ट में आके ही सेट हुआ है। अगर हम पहले कहीं पर जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे हमें मसाइल थे, लेकिन आर्किसॉफ्ट पे हम काफ़ी सुकून से काम करते हैं। ओवरऑल तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया अपने 2 मंथ्स को। अगर मैं रिकैप करूँ सारे जर्नी को, You know, one thing I want to ask was the food free there? यस, लंच हमारा फ्री था। अगर हम वर्क फ्रॉम ऑफिस करते थे तो हमें लंच प्रोवाइड किया जाता, रोज़ का एक मेन्यू होता था और उस मेन्यू की, और हम लोग भी अक्सर ये करते थे कि हम मेन्यू देखते थे और फिर हम वर्क फ्रॉम ऑफिस जाते थे, वरना हम वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहे होते थे। So how was your overall experience? ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड रहा हूँ थ्रू आउट माई इंटर्नशिप। और अगर मैं बात करूँ उसकी तो मुझे तो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी रहा है मेरे लिए, क्योंकि आर्किसॉफ्ट यहाँ से अगर देखें तो कुछ 25-27 किलोमीटर भी दूर है। तो उसकी हाइब्रिड टाइमिंग ने मुझे काफ़ी उन चीज़ों से भी बचाया कि सफ़र मेरा काफ़ी कम हो गया। उसके अलावा टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो जो टीम लीड जो मुझे मिले थे
वो काफ़ी सपोर्टिव थे। डीप लर्निंग में मैं शायद पहले इतना अच्छा नहीं था, वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई। ईडीए पर हमने वहाँ काम किया, पाईटॉर्च पर काम किया, तो वो काफ़ी टेक्निकली भी उन्होंने मुझे ग्रूम किया और टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे प्रोवाइड की। ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ और अगर मैं एक कंपनी मैं कहूँ कि मैं जहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ तो वो भी आरपी सॉफ्ट ही रहेगी। So if you were to give one piece of advice to a person preparing for RPSoft internship, what would that be? आपने अपने जो, अगर वो डिपेंड करता है कि आप अभी फिल वक्त किस सेमेस्टर में हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में अपने, तो आप अभी से ही जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको उसी टाइम पर आप क्लियर कर लें। अगर आप सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आ चुके हैं तो स्टिल आपके पास टाइम है, आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को क्लियर करें, आप अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर करें, अपनी गिटहब प्रोफाइल को बेहतर करें और टाइम वेस्ट ना करें और अपने प्रोजेक्ट्स को जितना आप अच्छा बना सकते हैं आप उसको अच्छा बनाएं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बहुत फोकस करें। लीड कोड के प्रॉब्लम कोशिश करें कि रोज़ आप एक लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप 365 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होंगे और वो एक काफ़ी बेहतर चीज़ रहेगी आपके लिए।